हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज हमारी वीडियो मॉक टेस्ट की रहेगी जिसमें हम करेंगे टोटल 30 MCQs। और साथ साथ जैसे कि आप सबको पता होगा कि थ्योरी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है जिसमें कि हम पूरी सीडीपी को इन शॉर्ट कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो उन यदि वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको भी जाके देखिएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 2 का, वो आपको विजिबल होगा। A teacher noticed that his child is unable to concentrate and often looks sad. As a teacher you should. यदि टीचर देख रहा है कि एक जो बच्चा है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है और बहुत ही सैड सैड वो रहता है, तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पनिश द चाइल्ड, टॉक टू द चाइल्ड विद केयर, इग्नोर द चाइल्ड, इन्फॉर्म क्लासमेट्स। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये इजी है, इजीली आप इसको बता पाओगे। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 1-2 सेकंड का। आई होप कि आपने सोच लिया होगा माइंड में। तो इसका जो आंसर है वो बी रहेगा, टॉक टू द चाइल्ड विद केयर। कि यदि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको स्कूल में या घर पे या कहीं बाहर, तो टीचर को ये होना चाहिए कि वो बच्चों से बात करे, उसके इस प्रॉब्लम को जाने कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है और देन उसका सॉल्यूशन करे। और जो ये उससे बात करने का जो प्रोसेस रहेगी ये टीचर को होना चाहिए कि वो विद केयर विद लव वो एक प्यार से बच्चे से बात करे ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को बता सके और वो अपना कंसंट्रेशन पावर दोबारा से अपने टॉपिक पे लगा सके। तो जो क्वेश्चन ए है इसका जो आंसर हमारा होगा वो होगा टॉक टू द चाइल्ड विद केयर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन ए चाइल्ड मेक ए मिस्टेक वाइल लर्निंग ए टीचर शुड। जब बच्चा सीखता है तो गलतियाँ करता है, तो उस टाइम शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? स्कोल्ड द चाइल्ड, डांटना चाहिए बच्चे को। पनिश द चाइल्ड, उसको दंड देना चाहिए। ट्रीट मिस्टेक एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, या गलतियों को सीखने का एक पार्ट मानना चाहिए, उसको एक हिस्सा मानना चाहिए। या फिर रिड्यूस मार्क्स, अंक घटा देने चाहिए। देखिए क्वेश्चन भी इजी रहेगा। आई होप कि आपने इसका आंसर भी टिक कर लिया होगा, क्योंकि जो बाकी तीनों हैं वो तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर जा रहे हैं जो कि हमारे आंसर नहीं होंगे। तो एक ही आंसर यहाँ पे बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रीट मिस्टेक एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। यदि टीचर ये मान लेता है बच्चा यदि गलतियाँ कर रहा है, डेट मीन्स क्या कि वो सीख तो रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन गलत हो रहे हैं कंसेप्ट। तो जो मिस्टेक होती हैं वो भी एक पार्ट होता है लर्निंग का। यदि हम सीखेंगे नहीं तो हम गलतियाँ कैसे करेंगे? तो टीचर को उस टाइम पे ये मान लेना चाहिए जो गलतियाँ हैं वो एक पार्ट है लर्निंग का, और जो कि उसको ठीक करना चाहिए टीचर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वो रहेगा सी, बिल्कुल करेक्ट, ट्रीट मिस्टेक एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग इन एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो ये स्टेटमेंट है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्ट करने की नॉलेज को, तो ये किसने दी है? ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो कंसेप्ट, ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल है, आपको यदि हमारा आंसर आता होगा तो ये आप बता पाओगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमारा रहेगा डी, ब्रूनर ने कहा था कि जो अधिगम है वो ज्ञान के सक्रिय निर्माण की क्या है, एक प्रक्रिया है। ये वर्ड किसके हैं? ब्रूनर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रूनर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन टीचिंग। किन में से क्या है जो कि बिल्कुल बेस्ट तरीका है टीचिंग को डिफाइन करने का? गिविंग नॉलेज, क्या सिर्फ नॉलेज देना होता है? आस्किंग क्वेश्चन ओनली, मेकिंग स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट्स, क्या बच्चों को सिर्फ जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट्स है उनको सिर्फ रटवा देना, या सिर्फ क्वेश्चन पूछना, या सिर्फ ज्ञान देना? नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन करें और उनकी
अधिगम्य उनको सुविधा प्रदान करना टीचिंग होता है, कि बच्चे जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है टीचर बच्चों को वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करे, टीचर उनको गाइड करे, उनको फैसिलेट करे ताकि वो अच्छे से लर्न कर सकें। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी को टीचिंग कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो भी हमारा करेक्ट रहेगा, गाइडिंग एंड फैसिलेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट वे टू हैंडल मिसहेव इन क्लास। यदि कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है क्लास में तो उसको हैंडल करने का क्या तरीका है? इग्नोरिंग इट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, हार्श पनिशमेंट, इमीडिएट काउंसलिंग। तो देखिए, यदि हम उस बच्चे को इग्नोर करेंगे तो उसकी जो इसका बिहेवियर है, मिसबिहेवियर, वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा, देन वो और ज़्यादा करेगा। यदि हम पब्लिक ह्यूमिलेशन, हम उसका सार्वजनिक अपमान करते हैं, तो ऐसा किसी को हक नहीं है कि कोई किसी बच्चे का इंसल्ट करे, कोई किसी बच्चे का ह्यूमिलेशन करे। और हार्श पनिशमेंट, कड़ा दंड क्यों दे? ऐसा बच्चे ने क्या कर दिया? मिसबिहेव ही तो किया है, मिसबिहेव तो कर रहा है। तो इमीडिएट काउंसलिंग, उसकी काउंसलिंग करें, उसको परामर्श दें कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी बात को जाने, उसको समझे और उसको एडवाइस दे, उसकी काउंसलिंग करे टीचर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है और साथ साथ में पेरेंट्स की भी होती है। यदि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर ऐसा है जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो उस फैक्टर को जान के उसको काउंसलिंग दे ताकि वो अपना बिहेवियर अच्छा आगे लेके जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इमीडिएट काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए टीचर uses activity, discussions and experiments to explain concept। जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कंसेप्ट को समझाने के लिए, एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहा है, डिस्कशन का यूज़ कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कर रहा है। तो जो टीचर है वो किस अप्रोच का यूज़ कर रहा है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा। क्या वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ कर रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ कर रहा है, फिर बिहेवियरिस्ट यूज़ कर रहा है, या ऑथोरिटेरियन अप्रोच यूज़ कर रहा है? तो देखिए, जो टीचर यहाँ पे कर रहा है वो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, टीचर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, ऐसा माना जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज को खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। तो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि बच्चे खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो वही होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। देखिए, इसमें क्या होता है, जो बच्चा रहेगा वो खुद से गतिविधियाँ करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, डिस्कशन करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो बच्चा खुद से ही तो यहाँ पे नॉलेज ले रहा है ना। तो मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, खुद से सीखे, यही होती है निर्माणवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन? कौन सा ऐसा कारक है? हेरिडिटी है, एज है, या क्लाइमेट है, या फैमिली एनवायरनमेंट है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी बिल्कुल ठीक रहेगा, फैमिली एनवायरनमेंट। क्योंकि देखिए, जो बच्चा है, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कहाँ से सीखता है सारी बातें? वो अपने घर से सीखता है, अपने फैमिली एनवायरनमेंट से सीखता है। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की जो होगी उसके लिए जो मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस जो फैक्टर है दैट इज़ फैमिली एनवायरनमेंट। क्योंकि बच्चा हर छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है कि भाई पेरेंट्स कैसे आपस में बात कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे से कोई किस तरीके से बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के माइंड में सेट हो जाती हैं और बच्चा अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता है या फिर नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट ना हो किसी भी वजह से।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वो डी रहेगा, बिल्कुल ठीक, फैमिली एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? जो समावेशी शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है? सेपरेशन ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, कि जो विकलांग बच्चे हैं क्या उनको अलग कर दें? नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, फोकस ऑन हाई अचीवर्स ओनली। देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए केवल हाई अचीवर्स पे तो हम फोकस नहीं कर सकते और स्पेशल चाइल्ड को भी हम अलग से स्कूल नहीं बना सकते, सेपरेशन ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल लर्नर्स, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव यही है, मेन एम यही है कि सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर मिले और सभी एक साथ मिलके एक जगह बैठ के सभी अच्छे से लर्निंग करें। ये क्वेश्चन जो था ये इजी क्वेश्चन था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स इज द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये एरिक एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन एडोलोसेंस इज अ स्टेज ऑफ, जो किशोर अवस्था है वो एरिक्सन के अनुसार कौन सा चरण है इन चारों में से? कौन सा? क्या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, या इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है? तो देखिए जो किशोर अवस्था होती है, हमने पहले भी बात की है, जो किशोर अवस्था है वो उसमें बच्चा जो होता है उसको कन्फ्यूज़न रहता है अपने रोल को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके अलावा जो एरिक एरिक्सन जी ने 5 स्टेजें बताई थी, 1 मिनट रुकिए, उन्होंने टोटल 5 स्टेजें बताई थी। उन 5 में से जो ये वाली स्टेज है वो ये वाली एडोलोसेंस जो है वो 12 से 18 एज में होती है ये एडोलोसेंस। और इसमें जो बच्चा रहता है उसको क्वेश्चन क्या रहता है कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। उसको अपनी आइडेंटिटी को लेके इशू रहता है, हु आई एम। वो अपने रोल कन्फ्यूज़न को लेके भी मतलब कंफ्यूज रहता है अपने रोल को लेके भी, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेके भी कंफ्यूज रहता है। उसको ये लगा रहता है कि मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब बच्चा जो होता है वो यहाँ पे कन्फ्यूज़न झेल रहा होता है एक तरीके से हम कहें तो, और उसको अपनी आइडेंटिटी को लेके भी इशू रहते हैं। तो जो एडोलेसेंस की एज है उसी को नाम दिया इन्होंने आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। और ये इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 12 से 18, 12 से 18। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट टेक्निक, इनमें से सबसे प्रभावी रेनफोर्समेंट तकनीक कौन सी है? डिलेड रेनफोर्समेंट, जो लेट दिया जाए, इमीडिएट रेनफोर्समेंट, जो तभी दिया जाए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जो नेगेटिव हो, या अवॉइड रेनफोर्समेंट। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है ये, कि मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट कौन सा होता है जो कि तत्काल दिया जाए। बच्चे ने कुछ काम किया तो आपने उसको रेनफोर्समेंट दे दिया, डेट्स इट। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है, बच्चे ने कुछ काम किया, यदि आपने उसको साथ साथ रेनफोर्समेंट दे दिया, शाबाश बेटा वेरी गुड, या आपने उसको चॉकलेट दे दी, कैंडी दे दी, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चा दोबारा से वो काम करने के लिए खुश रहेगा और वो डबल स्पीड से वो काम करेगा। तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेनफोर्समेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, इमीडिएट रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, जो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, सीखने की जो कमियां हैं उसकी पहचान की जाए और फिर उसमें सुधार किया जाए। या फिर रैंकिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को रैंकिंग करना,
डिसाइडिंग प्रमोशन या पदोन्नति तय करना, या अवॉइडिंग ग्रेड्स या ग्रेड देना, सॉरी अवार्डिंग ग्रेड्स ग्रेड देना। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक तरीके से हम कहें तो पता चल गया होगा, क्योंकि जो तीनों ये ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। अधिगम के लिए यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो डेट मीन्स क्या है कि क्या गैप रह रहा है लर्निंग में, क्या कमी रह रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना और फिर देन उसको इम्प्रूव करना, ये होता है मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें उसको कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे गलती हो रही है और क्यों हो रही है, इस बात को जानना और उसको इम्प्रूव करना, डेट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप अपने साथ साथ लिख रहे होंगे कि आपने कितना स्कोर कर लिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक प्रेरणा है उसको कौन बढ़ावा देता है, रिवार्ड या प्राइज, या फिर फियर ऑफ पनिशमेंट, या इंटरेस्ट इन लर्निंग, या फिर कंपटीशन। देखिए 4 ऑप्शन है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा रिवार्ड्स या प्राइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले बच्चे होते हैं, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, उसको किसी कोई रिवार्ड या प्राइज उसको नीड नहीं होती है, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है लर्निंग में, सीखने में, नई नई उसकी हैबिट्स होती हैं जिसको वो कंटिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बेंस कंप्लीट करता है। तो वो इंटरेस्ट होता है उसका लर्निंग में और यही प्रमोट करता है उसको आगे अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट इन लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ए टीचर शुड प्रेज ए स्टूडेंट, शिक्षक को छात्र की जो प्रशंसा है वो कब करनी चाहिए, फॉर एवरी आंसर, व्हेन एफर्ट इज जेन्युइन, ओनली फॉर अ करेक्ट आंसर, टू मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि जब जो टीचर है वो बच्चे की तारीफ़ कब करेगा। तो इजी क्वेश्चन है कि जब बच्चे ने प्रयास जो किया है, एफर्ट डाला है, वो बिल्कुल अच्छा डाला हो, सच्चा डाला हो, तब टीचर को बच्चे को प्रेज़ करना चाहिए। यहाँ पे 13 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि यदि बच्चे ने अच्छा काम किया है देन टीचर उसको प्रेज़ करे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय, जो कंसेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का वो किसने दिया था। तो देखिए जो अवलोकनात्मक जो अधिगम होता है ये अवधारणा दी थी बांडोरा जी ने। उनका मानना था कि जो लर्निंग है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे हम, बच्चा ऑब्ज़र्व करेगा अपने आप को, अपने एटमॉस्फेयर को, देन बच्चा लर्निंग करेगा। तो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो दी थी बांडोरा ने, अल्बर्ट बांडोरा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट रुकिए। ओके। ए टीचर शुड ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिटोनर, इट मीन्स, यदि कोई शिक्षक को चिंतनशील अभ्यासी होना चाहिए, अभ्यासी प्रैक्टिस करने वाला, रिफ्लेक्टिव मतलब किसका क्या है, जो टीचर है वो एक चिंतनशील अभ्यासी होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, अलो फॉलो द टेक्स्ट बुक, कि जो सदैव टेक्स्ट बुक को फॉलो करे, थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव ओन टीचिंग मेथड्स, या फिर जो अपने आप के बारे में सोचे और इम्प्रूव करे अपने टीचिंग मेथड्स को, या फिर डिपेंड ऑन प्रिंसिपल के एडवाइस पे डिपेंड रहे, या फिर अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो देखिए क्वेश्चन भी इजी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव ऑन टीचिंग मेथड्स, अपने शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना और उसमें सुधार करना। जो एक अच्छा टीचर होता है यदि वो रिफ्लेक्टिव है, यदि वो चिंतनशील है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप की कमियों को जानेगा कि मेरी कहाँ कमी रह रही है बच्चों को पढ़ाने में, तो वो उस पर सुधार करने की कोशिश करेगा, अपने आप को
मॉडिफाई करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ताकि वो एक बेस्ट टीचर बन सके और बच्चों को वो अच्छी लर्निंग करा सके, अच्छी टीचिंग वो कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक रहेगा। थिंक अबाउट एंड इम्प्रूव ऑन टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ ए स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड ए कंसेप्ट द टीचर शुड। यदि कोई बच्चा है वो कोई कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? रिपीट द सेम मेथड्स लाउडली। क्या जो तरीके से पढ़ा रहे थे उसको थोड़ा ज़ोर से बोले। इग्नोर द स्टूडेंट्स, या फिर छात्र को इग्नोर कर दे, या फिर उसको पनिशमेंट दे, या फिर यूज़ डिफरेंट एग्जाम्पल्स और मेथड्स। विभिन्न उदाहरण और तरीके अपनाए बच्चों को समझाने के लिए। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि पनिश करने से कोई चीज़ का हल थोड़ी ना होगा। यदि बच्चा उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, तो टीचर को यहाँ पे अपने थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए उस बच्चे को समझाने के लिए। वो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यूज़ डिफरेंट एग्जाम्पल्स और मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द क्लासरूम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी एनकरेज्ड बाय। कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं क्लासरूम में, ये क्वेश्चन है हमारा। तो गिविंग ओनली नोट्स, क्या हम बच्चों को नोट्स दे दें? कीपिंग स्टूडेंट साइलेंट, बच्चों को चुपचाप बिठा के। गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स, उनको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दे दे के। फिर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। यदि हम बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो बच्चा है उसके पूछ लिया जाएगा कि आप लाल किले के बारे में बताइए। तो यहाँ पे बच्चा ओपन मन से जो भी उसको उसके बारे में पता है, बिना किसी मतलब वर्ड बाउंडेशंस के बच्चा बताता चला चला जाता है। और इससे ही क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है कि दूसरा बच्चा वेट करेगा ना कि सर मेरे से ये पूछेंगे शायद इसके बारे में, या फिर मेरे से किसी और टॉपिक के बारे में पूछेंगे, मज़ा आएगा बताने में। वहाँ पे तो मैं गया हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। तो इस तरीके से क्लास में जो होता है वो पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम अनकरेज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 का ए बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, उसमें तत्परता किस पे निर्भर करती है? मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस पे, ओनली हेरिडिटी पे, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस पे, और रिवार्ड्स पे। ये वहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार आ गया है, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी ही बिल्कुल करेक्ट है, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि ऑप्शन ए भी है। मे भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ए या सी, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। तो जो अधिगम के लिए जो तत्परता होती है वो मैचुरेशन और हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड रहती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर मतलब मैच्योरिटी आती है और हमको एक्सपीरियंस होता है, तो हम लर्निंग के लिए एक्टिव रहेंगे, तत्पर रहेंगे, हम और ज़्यादा सीखना चाहेंगे इसीलिए। तो 18 क्वेश्चन का आप ए या सी दोनों ही मार्क कर सकते हो, कौन सा भी यहाँ पे दोनों में से कौन सा भी आप करो ठीक ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर शुड। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटेन फियर, भय को बनाए रखें, बिल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट या आपसी सम्मान बनाए रखें, या कंट्रोल करें स्ट्रिक्टली, या फिर यूज़ पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली, या पनिशमेंट का बार बार यूज़ करते रहें। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसे सम्मान बनाए रखें, आप बच्चों का सम्मान कीजिए, बच्चा आपका करेंगे, तो क्लास मैनेजमेंट जो होगा वो बिल्कुल बेस्ट चलेगा, सुपर चलेगा। तो एक म्यूचुअल बिल्ड रिस्पेक्ट यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने पहले भी बात की है कि क्या होता है। तो देन ऑप्शन इसका फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग, जो वास्तविक और संभावित जो अधिगम है उसके बीच का जो अंतर है। सेकंड फिजिकल ग्रोथ,
या फिर मेमोरी डेवलपमेंट या फिर इमोशनल कंट्रोल। देखिए जो इसका आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग। देखिए कोई बच्चा कोई काम सीखना चाहता है, मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइंग सीखना चाहता है, तो उसको अभी एक्चुअल में कितना आता है, अभी उसको एक्चुअल में वो कितना जानता है, ठीक है। और पोटेंशियल लर्निंग, उसको सपोर्ट मिला, देन उसने कुछ मतलब ड्राइंग उसने सीख ली, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, मान लीजिए कोई ट्रेनर था, उसने उसको ट्रेन किया, कोई आर्टिस्ट था, तो उसको ड्राइंग आ गई। तो इस एक्चुअल जो उसको नहीं आता था या फिर उसको जो थोड़ा बहुत आता था और जो उसने बिल्कुल अच्छे से सीख ली, तो बीच में जो डिफरेंस है ना, यही है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। तो 20 क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल ठीक रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच वन इज नॉट ए कैरेक्टर स्किल्स ऑफ ए गुड टीचर। इनमें से क्या है जो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो देखिए क्या, एम्पैथी सहानुभूति, पेशेंस धैर्य, या पार्शलिटी पक्षपात, या क्रिएटिविटी। देखिए बात कहेगी ये नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि हम रोंग करके ही आते हैं। यदि आप इस नहीं वर्ड पे ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। पूछ रहे नहीं है, देखिए सहानुभूति टीचर रखता है, धैर्य भी टीचर को रखना होता है, क्रिएटिव भी टीचर होता है, लेकिन पक्षपात टीचर नहीं करता है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि टीचर पार्शलिटी नहीं करता है। ये उसका इक्वालिटी नहीं है किसी भी टीचर की कि वो पार्शलिटी करे बच्चों में। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, पक्षपात, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज़। जो रिमीडियल टीचिंग होती है उसका पर्पज़ क्या है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? टू हेल्प स्लो लर्नर्स ओवरकम डिफ़िकल्टीज, टू पनिश वीक स्टूडेंट्स, नहीं, टू कंपेयर विद ब्राइट स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चों के आपस में कंपेयर करें, नहीं, द टीचर ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स, सॉरी, टू टीच ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स, केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाए, नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो बिल्कुल ठीक है, टू हेल्प स्लो लर्नर्स। देखिए जो रिमीडियल होता है वो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो सीख नहीं पाते हैं या फिर जिनके सीखने की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है, तो उनके लिए हम रिमीडियल टीचिंग यूज़ करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएं, ताकि वो एवरेज एवरेज बच्चों के साथ आके वो पढ़ सकें। तो ये जब ये सब होता है, ये होता है रिमीडियल टीचिंग, जो कि होता है स्लो लर्नर्स के लिए, ताकि वो जो धीमे गति से बच्चे सीख रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। तो 22 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू हेल्प स्लो लर्नर्स ओवरकम डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स, भावनात्मक जो परिपक्वता होती है उसका क्या मीनिंग होता है? शोइंग एंगर फ्रिक्वेंटली, बार बार क्रोध दिखाना, अवॉइडिंग इमोशंस, भावनाओं से बचना, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, भावनाओं को दबाना, या फिर कंट्रोलिंग इमोशंस अप्रोप्रिएटली, भावनाओं को उचित रूप से नियंत्रित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए यदि हम बात करें मैच्योरिटी की, इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता, तो हम मैच्योर कब हो जाते हैं? जब हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस पे। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे, वहाँ पे किसी ने आपको गलत बोल दिया। यदि आप इमोशनली स्टेबल हो, आप इमोशनली मैच्योर हो, तो आप वहाँ पे उसको इग्नोर करोगे और आप अपना काम करोगे, जो काम आप वहाँ पे करने के लिए गए हो। लेकिन वहीं यदि आप इमोशनली अनमेच्योर हो, आप अनस्टेबल हो, तो आप वहाँ पे स्टेज पे खड़े हो क्या, आप उसको उल्टा बोलोगे, आप उसकी बात का उसको रिस्पॉन्स करोगे। तो मतलब यही होती है मैच्योरिटी, कि हमको समझ होती है, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं,
चाहे वो इमोशनली कंट्रोल हो या फिर फिजिकल कंट्रोल हो। तो यहाँ पे 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बी होगा, कंट्रोलिंग इमोशंस अप्रोप्रिएटली, भावनाओं को उचित रूप से नियंत्रित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? फोकस ऑन टीचर्स नीड, शिक्षक की ज़रूरतों पर ध्यान देना, या फोकस ऑन मार्क्स, अंकों पर ध्यान देना, या फिर फोकस ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, बच्चे की रुचि और अनुभवों पर ध्यान देना, या फिर फोकस ऑन डिसिप्लिन, अनुशासन पर ध्यान देना। देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है कि करिकुलम यदि चाइल्ड सेंटर्ड है तो चाइल्ड पे ही बात की जाएगी, चाइल्ड को ही सेंटर में रखा जाएगा और बच्चे के इंटरेस्ट और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटी की कराई जाएंगी, ताकि एक जो बच्चा है वो अच्छे से सीख सके और उसका जो इंटरेस्ट है वो आगे और ज़्यादा हम उसको मोटिवेट कर सकें और वो अपने इंटरेस्ट को आगे अपनी हैबिट में बनाए और ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा, फोकस ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर ये है हमारा यहाँ पे 25। तो देखिए एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम जो होते हैं, क्या वो फॉर्मेटिव एग्जाम असेसमेंट होता है? नहीं। जो यूनिट टेस्ट होता है, इकाई परीक्षा, बोर्ड एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन, अंतिम परियोजना जमा करना, नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, यूनिट टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में का इसका यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिट टेस्ट, क्योंकि देखिए एक यूनिट टीचर ने कराई, देन उन्होंने उसका टेस्ट ले लिया कि बच्चों ने यहाँ पे कितना सीखा है। हो सकता है कि जो टीचर टेस्ट लेगा वो ओरल हो या फिर रिटर्न हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे टीचर असेसमेंट करेगा बच्चों का कि मैंने इसको जो एक पार्ट कराया है, एक यूनिट कराई है, क्या उसका वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो यही एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का, यूनिट टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग, क्या लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती है? लर्निंग स्टॉप आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद लर्निंग बंद हो जाती है। लर्निंग इज़ मेमोराइजिंग, अधिगम क्या है? एक रटना है। लर्निंग ऑक्योर ओनली इन क्लासरूम, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होती है। कि यहाँ पे ट्रू पूछा गया, कौन सा एक सेंटेंस ट्रू है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी जो 3 होंगे वो तो रॉन्ग होंगे, एक के आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो देखिए क्या लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, अपने घर पे, अपने आस पड़ोस में, अपने पीयर ग्रुप से, कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ मेमोराइजिंग, अधिगम क्या है? रटना है चीज़ों को, नहीं। लर्निंग स्कूलिंग की बात बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ द टीचर शुड। यदि कोई बच्चा है वो कक्षा गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? फोर्स करना चाहिए स्टूडेंट को कि नहीं आपको लेना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सेकेंड है फाइंड आउट द रीज़न एंड मोटिवेट, हम उसका रीज़न जाने और उसको मोटिवेट करें। स्कोल्ड करें स्टूडेंट को, डांट लगाएं। इग्नोर द बिहेवियर, या फिर उसके बिहेवियर की हम उपेक्षा करें। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल ठीक है कि हम रीज़न को जानें कि ऐसा क्या है कि जो बच्चा पार्ट नहीं ले रहा है, बाकी सभी बच्चे कर रहे हैं पर ये क्यों नहीं कर रहा है। उस बात को जानें, उस रीज़न को हम आइडेंटिफाई करें, देन हम उसको मोटिवेट करें कि बेटा ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, आप तो कर सकते हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मोटिवेशन कैसे भी हो सकता है जो हम बच्चों को देते हैं, बस बच्चे के काम करने की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, फाइंड आउट द रीजंस एंड मोटिवेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्याजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
स्टार्ट फ्रॉम, जो पियाजे की जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, जो औपचारिक संक्रिया अवस्था है, वो कब से स्टार्ट होती है? तो देखिए वो होती है 11 से 15 एज में, या फिर उन्होंने इसको 11 प्लस करके भी डिनोट किया है कि 11 के बाद। इसमें जो बच्चा होता है वो तार्किक रूप से चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूरा हो जाता है और बच्चा मतलब कैपेबल हो जाता है हर तरीके से कि वो आपसे लॉजिकल बात कर सकता है। बच्चा अपने आप को प्रूव कर सकता है कि मैंने ऐसा कहा है, तो मतलब वो आपको तर्क वितर्क करेगा आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो बच्चा यहाँ पे कैपेबल हो जाता है और जो ये एज होती है ये 11 ईयर्स के बाद होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 से 15 ईयर्स उसको टिक किया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा, 11 to 15 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का क्या प्रिंसिपल नहीं है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है प्रेरणा का जो कि नहीं है? मोटिवेशन इज गोल डायरेक्टेड। देखिए नहीं वर्ड है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड होता है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, मोटिवेशन जो होता है वो अस्थायी होता है। मोटिवेशन एनर्जाइज बिहेवियर, मोटिवेशन एनर्जी देता है हमारे बिहेवियर को। मोटिवेट्स वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स, मोटिवेशन वेरी करता है व्यक्तियों में, अलग अलग सब मतलब कि वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी बिल्कुल ठीक होगा। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, कि प्रेरणा जो है वो अस्थायी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपने किसी बच्चे को मोटिवेट किया और बच्चा मोटिवेट हो गया, देन दैट मीन्स क्या है कि वो स्टेबल मोटिवेशन है। वो बच्चा उस काम को नेक्स्ट दिन भी करेगा, हो सकता है वो उस काम को 1 वीक के बाद भी एज यूजुअल करे, क्योंकि यदि वो मोटिवेट हो गया है तो मोटिवेशन टेम्परेरी नहीं होता, मोटिवेशन स्टेबल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है, किसने कही है ये बात? क्या जॉन डीवी ने कही है, स्किनर जी ने, पावलव ने, या थॉर्नडाइक ने? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, जॉन डीवी। जॉन डीवी जी ने कहा था कि जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा कहा था जॉन डीवी ने। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, जॉन डीवी। तो आज हमने किए टोटल 30 MCQs, जिसमें कि हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मेरे को भी मिले, तो मेरे को भी आपको पढ़ाने में और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मुझे अच्छा लगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। और रही बात नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो हम करेंगे थ्योरी की, जिसमें कि हम थ्योरी टॉपिक नंबर 4 लेके चलेंगे। इस वीडियो में जो ये सीरीज़ है जिसमें कि हम मॉक टेस्ट करते हैं, इसमें हमने अब डेली 30 क्वेश्चंस, डेली नहीं अल्टरनेट डे में चलेंगे। एक दिन हम थ्योरी करेंगे, एक दिन हम MCQs करेंगे, एक दिन हम प्रैक्टिस करेंगे बाय द यूज़ ऑफ MCQs, देन सेकेंड डे हम करेंगे थ्योरी। तो दोनों चीज़ यहाँ पे मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा मतलब इजी रहे, ज़्यादा बर्डन ना आए और मेरे पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए, एक तरीके से यदि मैं कहूँ तो। तो ये आई होप कि आपको अच्छा लगी हो वीडियो और आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। और जितने आपने स्कोर किया है, क्या आपका स्कोर रहा, आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने आपके मार्क्स बने, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगे और आप भी अपने आप को जज कर पाओ कि आपने कितनी तैयारी की है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कराए थे, आज का सेट जो ये था वो मतलब हम कहें तो मॉडरेट था। इजी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो ऐसे ही हम ओवरऑल सा एक डेली मतलब अल्टरनेट डे में हम मॉक टेस्ट करेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है सीटेट 2026 के लिए वो अच्छी हो जाए। और साथ साथ में आप वो थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोट्स में पढ़ा रही हूँ, कंटेंट आपका वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा।
और उसके बाद जब हमारी थ्योरी में टोटल 23 चैप्टर्स है ना CDP में, तो 23 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम इन थ्योरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम इन 23 के MCQs भी करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ यहाँ पे ये मॉक टेस्ट तो चलते ही रहेंगे एज़ यूजुअल। ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से इनके क्या करेंगे, MCQs करेंगे। थ्योरी पहले पढ़ा दूँगी, MCQs बाद में कराऊँगी। और ये मॉक टेस्ट तो हमारे एज यूजुअल चलेंगे अल्टरनेट डे में। तो थैंक्स एवरीवन, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।